अस्सलाम वालेकुम नजम, अस्सलाम वालेकुम सऊद साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसी तबीयत है आप लोगों की? अल्लाह का शुक्र सर। जी जनाब। अब दो ही बंदे रह गए हैं सर आप मेरी लोग। आवाज सर हाँ जी, आ रही सर मेरी बिल्कुल आ रही आवाज है। आ रही है? बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। बाकी लोग तो लगता है हमारा साथ छोड़ गए हैं काफी सारे, लेकिन देखें वो शायद फहद अगले कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। एक और साहब वो भी अगले कोर्स में आ रहे हैं। आई डोंट नो, हमने वैसे इस कोर्स में लोग तो काफी ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ बस ब्रेक हो गए हैं, इधर उधर चले गए। एनीवेज जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम मॉड्यूल 1 के ऊपर क्वेश्चन लेने वाले हैं, और आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने मॉड्यूल 1 सुन भी लिया होगा पूरा और पढ़ भी लिया होगा। क्या कहते हैं जी? डिड यू हैव टाइम टू गो थ्रू दैट? जी जी सर। सर। फर्स्ट जी जी सर सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। नो प्रॉब्लम, आप बात करें, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू। जी सर, मॉड्यूल 1 में जो है बेसिकली मैंने वीडियो तो गो थ्रू कर ली है। 2 वीडियोस थी दोनों। पढ़ने वाला जो काम है उस पे भी जो है वो इन प्रोसेस है। ओके, उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन साथ साथ इन प्रोसेस है वो। इसके ठीक है। अलावा जो तीसरी चीज सर आपने बताई थी, वो एक असाइनमेंट टाइप थी, क्विज था जी जी। जो कि प्रीवियस, वो भी अटेम्प्ट कर लिया मैंने। ओके, तो गुड, वेरी गुड। ये सिचुएशन है। क्विज में क्या स्कोर रहा आपका? 60 सर। वंडरफुल, बहुत आला। और सऊद, आपने भी क्विज किया? जी सऊद भाई, डिड यू हैव टाइम टू अटेम्प्ट द क्विज? अच्छा नजम, आपने जो लेक्चर तो पूरा सुन लिया, रीडिंग आपने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? आधा पढ़ लिया तकरीबन? है सर। जी नजम। जी सर, तकरीबन हाफ हो गया है। ओके ओके। अच्छा, खैर मैं एक दफा ओवरव्यू देता हूँ। हमारे पास 5 मॉड्यूल हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था। और ये पहला मॉड्यूल जो अभी आपने पढ़ा है, ये है क्रिएट अ हाई परफॉर्मिंग टीम। और जब तक हम टीम गैदर नहीं करते, हम फिर प्रोजेक्ट की इनिशिएशन और बाकी कार्रवाइयां शुरू नहीं करते। ये जो दूसरा मॉड्यूल होगा, ये स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट लाइक इनिशिएशन, डूइंग दी वर्क का मतलब होता है लाइक एग्जीक्यूशन, कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, मतलब टीम से काम के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान आपने किस तरह उनके साथ उनको काम पे रखना है और उनकी किस तरह अलाइन रख करके रखना है। और आखिर में जो आपने डिलीवरी देनी है, कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। ये वो 5 मॉड्यूल्स में ये आपका सारा कोर्स कवर होगा। और ये जो मॉड्यूल 1 है आपका, इसके अंदर आपने ये देखा होगा कि ये 7 एरियाज हैं, जिनके ये यूं कह लीजिए कि 7 टास्क हैं जो आपने पढ़े होंगे। जी सऊद, मैं आपसे पूछ रहा था, शायद आपकी आवाज खत्म हो गई थी। आपको मौका मिला जी ये सर, कनेक्शन वीडियो देखने का और जी लेक्चर जी सुनने का और पढ़ने का? जी क्विज किया? जी सर। रीडिंग तो मैंने कंप्लीट कर लिया। सर टेस्ट भी मैंने शाम को ही किया था, लेकिन नेट का कोई इशू चल रहा था, तो आई डोंट नो कि आपको मिला होगा या नहीं। और वीडियो थोड़ी सी रहती है मेरी, जो कंप्लीट सेकंड हो गया था वीडियो है क्विज? वो। क्विज जी कंप्लीट हो गया कंप्लीट था? हो गया था, लेकिन सबमिशन में सर प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई डोंट नो। वहां पर जब मेरे ऑफिस में नेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, अच्छा, लेकिन आप फिर मुझे बता दें कल। अगर ना हुआ तो फिर मैं दोबारा करके आपको मैं भिजवा देख दूंगा। लेता हूं, लेकिन आप यू फील फ्री टू अटेम्प्ट इट अगेन। यू कैन डू इट अगेन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके सर, नो इवन प्रॉब्लम। इफ आपका स्कोर अगर इम्प्रूव भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, वीडियो आपने पूरी देख ली हुई है? वीडियो एक देख लिया, दूसरी थोड़ी सी रहती है, हाफ अच्छा, आप कह सकते हैं। तो कहाँ तक आपने सुना? ये बिल्ड अ टीम पढ़ लिया होगा। बताइए, इनमें से ये जी 7 जी। जो हेडिंग्स हैं, इनमें से कहाँ तक पहुंचे आप? ये सर निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स तक मैंने सुन ये लिया तीन था। तीन टॉपिक। उसके बाद
बेहतरीन हो गया। नजम, आपकी जो रीडिंग है वो भी यहाँ तक है या इससे ज्यादा आपने पढ़ लिया? सर ये फोर्थ पॉइंट, एम्पावर टीम मेंबर्स एंड एम्पावर टीम स्टेक मेंबर, होल्डर्स, फाइन। आई यहाँ थिंक तक। आज अगर हम इसको एड्रेस कर लें 3 to 4 पॉइंट्स, तो ये दिस इज ऑल राइट। अब ऐसा कीजिए कि अगर आप एग्जैक्टली ये जो इतना पोर्शन है, बिल्ड अ टीम, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स, निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट और एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जो चीज वहां ना समझ आई हो, आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, बेसिकली ये चूंकि मैं पीएम बॉक्स 6 के भी वो पहले चैप्टर्स पढ़ रहा था, साथ साथ उनको भी पहले मैंने देखा, वहां पे एक क्वेश्चन है जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है उसमें जो स्टेक होल्डर्स का रोल, सर इसको पे थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बता दें कि उनका रोल और फिर जो कॉन्स्ट्रेंट्स या एजम्पशंस या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे हैंडलिंग उनकी कैसे होती है। देखिए सर, बात यह है कि आपको जो रिक्वायरमेंट आ रही है, पहले तो वहां से बात शुरू करें। आपको जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कस्टमर से आ रही है, स्टेक होल्डर से आ रही है। मतलब स्टेक होल्डर मेरे लिए किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए स्टेक होल्डर मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जो बात पूछनी है मैंने, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तो स्टेक होल्डर से ही आनी है। तो स्टेक होल्डर के साथ जो मेरा रिश्ता है वो शुरू से कायम रहेगा। अच्छा, जहां तक टीम मेंबर्स का ताल्लुक है, वो भी आपके एक तरह से स्टेक होल्डर हैं, लेकिन वैसे तो वो आपके टीम मेंबर हैं। उनके साथ आपका जो ताल्लुक है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब ये स्टेक होल्डर्स के साथ आपका ताल्लुक, मैं बात कर रहा था, ये शुरू तो होता है रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर काफी अनसर्टेनिटीज वहां भी मौजूद होती हैं। मतलब रिस्क की आइडेंटिफिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है जब आप स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करना शुरू करते हैं। सो देयर आर रिस्क्स विद इन द रिक्वायरमेंट्स, देयर आर रिस्क्स इन हैंडलिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एंड व्हेन यू कम्युनिकेट विद दी स्टेक होल्डर्स और आप प्रोजेक्ट की जरूरियात का अंदाजा लगा लेते हैं, तो फिर आपको मजीद रिस्क नजर आने शुरू होते हैं। अच्छा, अब ये तो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात। रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स विद द वेरी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन आल्सो स्टार्ट्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन होगी, असल में रिस्क को मैं थोड़ा एक स्टेप बाद में रखता हूं। पहले स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन है, फिर आप उसको थॉरोली एनालाइज करते हैं स्टेक होल्डर्स को, और फिर आप अपना रवैया मुरतब करते हैं कि यार कौन से स्टेक होल्डर के साथ किस तरह का हमने बर्ताव या रवैया रखना है। इसके बाद फिर आ जाते हैं रिस्कों को। जब हम देखना शुरू करते हैं तो अगेन वी गो बैक टू स्टेक होल्डर्स एंड वी कंफर्म कि भाई आपके जहन में कोई और रिस्क तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। रिक्वायरमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनमें कोई आपको लगता हो कि कहीं कोई खर्चा है या कोई अनसर्टेनिटी है, तो फिर स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो रिस्क भी जब आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको भी फिर उसी तरह, जैसे हमने स्टेक होल्डर को एनालाइज किया थॉरोली, इसी तरह हम उनको बाकायदा क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिस्क की स्ट्रेटजी बनाते हैं या रिस्पॉन्सेज बनाते हैं कि अगर ये रिस्क अक्कर हुआ तो हम क्या करेंगे। अगेन इन सब कामों में स्टेक होल्डर का आपके साथ मतलब जेल होना निहायत जरूरी है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। हम कोई काम ऐसे नहीं करना चाहते जो स्टेक होल्डर को ना पता हो। उसको पिक्चर में रख के ट्रांसपेरेंटली उसको बता के हम ये काम करते हैं। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी आता है और हम बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, और गिला शिकवा भी कोई नहीं रहता कि जी ये तो आपने गलत तरीके के साथ हैंडल कर लिया। हमने जिस तरह से रिस्क को हैंडल करना है, हमने स्टेक होल्डर से पहले ही एग्री करवाया हुआ है, उससे डिस्कस किया हुआ है, और उसी की राय को लेके हम आगे चल रहे हैं। जी जनाब। जी राइट, बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन में ये ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच होगी कि हम अपने इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, टीम भी कर रही है और टीम म्यूचुअल कंसेंसस के साथ जा रही है, लेकिन जो स्टेक होल्डर है उसका जब इनपुट है तो वो थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे होगा। हमें उनको भी एड्रेस करना है और उनको भी अकोमोडेट करवाना है। मेरे हिसाब से तो मैं यूं कहूंगा कि
स्टेक होल्डर ही को एंटरटेन करना है। अगर स्टेक राइट होल्डर नहीं तो कुछ भी नहीं, रिस्क भी नहीं है। आप एज अ टीम कौन होते हैं रिस्क आइडेंटिफाई करने वाले, अगर स्टेक होल्डर या कस्टमर आपके साथ नहीं है? कस्टमर और स्टेक होल्डर का साथ होना अशद जरूरी है। वही बताएंगे आपको रिस्क क्या है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि कहीं पे कोई रिस्क है तो स्टेक होल्डर से डिस्कस करेंगे आप जाकर। यही एग्री रिक्वायरमेंट्स में ओके भी गॉट होता है। रिक्वायरमेंट्स आप खुद से तो नहीं पैदा करते, आपको कस्टमर से पता चलती हैं, स्टेक होल्डर से पता चलती हैं, फिर उनको रिफाइन किया जाता है उन्हीं से मशवरा करके, उनको एनालाइज किया जाता है उन्हीं से मशवरा करके, फिर जो आप प्लान बनाते हैं फिर उनको इन्फॉर्म रखते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट यहाँ बहुत ज्यादा आ जाता है। एग्री राइट गॉट इट सर जबरदस्त जी। और जनाब सऊद सर साहब आपका कोई क्वेश्चन? सर मुझे जो अभी क्योंकि लास्ट क्लास मैंने मिस की थी जो सैटरडे को हुई थी, जी जी तो जो उसमें जो पिछली आपने रीडिंग टॉपिक दिया तो उसमें एक छोटा सा वो था टैलेंट ट्रायंगल, उसको जी थोड़ा सा जरा अगर आप एक्सप्लेन कर सर, टैलेंट वो ट्रायंगल चैप्टर जो 3 है, में। अगर आप उसमें वीडियो में जाके देखें तो उसमें बहुत ही आला तरीके के साथ डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली ये जो आपने देखा, बल्कि ये जो हमने 3 एरियाज है ना जो इन्होंने अपने एग्जाम के लिए भी रखे हुए हैं, 3 डोमेन्स है ना जी जी आपकी, कौन कौन सी जी डोमेन्स है? पीपल डोमेन है? एक में लीडरशिप। जी नहीं, जी वो नहीं, डोमेन्स की बात कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में दी हुई है। पीपल डोमेन, आउटलाइन मेरे पास। जी जी प्रोसेस एक डोमेन मिनट से पीपल प्रोसेस और और बिजनेस बिजनेस एनवायरनमेंट। डोमेन। एग्जैक्टली। असल में ये जो 3 डोमेन्स बनाई गई हैं, ये टैलेंट ट्रायंगल पे बेस करके बनाई गई हैं। ये जो पीपल ठीक वाली है डोमेन है, ये उस टैलेंट ट्रायंगल की लीडरशिप इज कम्स हियर। ठीक। जो प्रोसेस वाली डोमेन है, वहां पे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज कम्स हियर। और जो ठीक बिजनेस वाली डोमेन है, यहां पर स्ट्रेटजी एंड बिजनेस कम्स हियर। तो बुनियादी तौर पे सही। आपका जो एग्जाम है, अब टैलेंट ट्रायंगल के साथ अलाइंड है। अब आप टैलेंट ट्रायंगल के ठीक बारे में आपसे सवालात पूछे जा रहे हैं। टैलेंट ट्रायंगल में सही। उन्होंने ये कहा कि इसकी 3 वर्टिसेस होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज, टेक्निकली काम कैसे करना है, इसके अंदर आपका टेक्निकल और दूसरा नॉलेज और वट एवर रेलिवेंट नॉलेज टू रन द प्रोजेक्ट, दिस इज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज। इसके बाद दूसरा, सही। अब आपने काम तो लोगों के साथ करना है, स्टेक होल्डर्स, और जिसकी मैं बात कर रहा था टीम मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें लीडरशिप क्वालिटीज, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट और इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो कि लोगों से कंसर्निंग है, वो पूरे करने हैं। और आप यहां पर भी देखें, यहां हम ये चीजें कहाँ कर रहे हैं। अगर आप ये अपना टोटल ओवरऑल देखें सिलेबस, तो इसमें जो ये 42% क्वेश्चन आपके पीपल में से आने हैं, और ये 42 क्वेश्चन कहाँ है? ये पहले वाली है जी क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम, ये पीपल को हम डील कर रहे हैं। या अगर आप टैलेंट ट्रायंगल की बात करें तो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। सही। और ये चौथा वाला जो है, ठीक। ये भी इसका लीडरशिप से ताल्लुक है, कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, टीम को काबू पे कैसे रखना है, ये भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं। तो ये भी पीपल वाली चीज है, एंड दिस ऑल्सो रिलेट्स टू लीडरशिप। फिर जो स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट है और डूइंग दी वर्क है, इसका दोनों का ताल्लुक नॉलेज से है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज से, या जिसको हम यहां पर प्रोसेस कह रहे हैं। और ये 5वां वाला जो मॉड्यूल है हमारा, दिस इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस इन माइंड, मतलब ये बिजनेस और स्ट्रेटजी की बातें यहां पर हैं। ठीक है जी। तो सही। इस तरीके के साथ ये टैलेंट ठीक है। ट्रायंगल कवर होता है यहाँ पर। आप इसकी सही। वीडियो देखिएगा, मॉड्यूल 0 जो है, उसके अंदर मैंने जी गालिबन जी ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, दोबारा मैं देखिए। हाँ जी, उसको देख लीजिए एक दफा। और अगर फिर भी डाउट होता है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा अगली दफा। ठीक है। नो। जी जनाब, व्हाट नेक्स्ट? सर ये एक टर्म यूज हुई है रेट्स डिलीवरेबल, तो जो मैंने पिक किया वो इससे बेसिकली यही है कि प्रोजेक्ट की जो बजटिंग है, जो कॉस्टिंग है, ये उसी को रेफर किया जा रहा है। एम आई करेक्ट सर? क्या लफ्ज क्या था? रेट्स डिलीवरेबल। रेट्स? जी हाँ, टीम के अंदर आया और ये रेट्स आया है, रेट्स। ये मुझे बताएंगे किस स्लाइड पे है, कोई अंदाजा?
मैं वहां पहुंच जी जाता सर, हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे प्लीज कुछ प्लीज सर, मैं ये रेट्स को बेसिकली जब टीम के बारे में बात की तो हमने टीम के आइडेंटिफिकेशन में रेट्स के बारे में बताया। रेट्स, RATE, रेट, ये बेसिकली RATE, ओके ओके, रेट्स बेसिकली डिलीवरेबल सर, का मतलब हाँ ये ओके, ये प्रायोरिटाइज का डिलीवरेबल, जो डिलीवरेबल है ओके 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 ओके, उसको असेस करना, प्रायोरिटाइज हाँ हाँ। करना। अच्छा, इसका कहीं बजटिंग कॉस्टिंग या वो, मेरे माइंड में था कि टीम का जिक्र हो रहा था, शायद ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग या बजटिंग में मे बी टीम के जो रिसोर्सेज हम हायर कर रहे होते हैं तो उनकी भी तो कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या उसकी रैशनलाइजेशन की तरफ तो देखें, नहीं इशारा है वी डोंट नीड टू वरी मच अबाउट द बजटिंग एट दिस स्टेज। जब हम आउटलाइन कर रहे हैं, अभी टीम गैदर कर रहे हैं, इस वक्त हमें बजटिंग से कोई ज्यादा मकसद नहीं है। अभी तो हमने राइट रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी भी नहीं शुरू की, अभी तो हम टीम को राइट दुरुस्त बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब टीम की बात आती है और टीम को वो कहता है कि रेट किया जाए एस्टिमेट्स को, तो बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि जो भी कोई आएगी रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया, जैसे बैकलॉग बनाते हैं हम, उस तरह से राइट, उसको प्रायोरिटाइज किया जाए, कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू की है, किसको ऊपर रखना है, किसको नहीं। ओके ओके, राइट राइट राइट। सर बस ये लास्ट एक है, ये है बेसिकली डिलीवरेबल्स एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट यहाँ भी सेम वही एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिस तरह होता है और उसकी डिफरेंट सेक्शन कंपोनेंट्स होते हैं, तो डिलीवरेबल्स एग्रीमेंट भी उसी की तरफ रेफर हो रहा है ये। सर मुझे थोड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताएंगे? असल में मुझे अगर आप थोड़ा स्लाइड नंबर बता दिया करें ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाए कि हम जंप करके वहां चला जाऊं मैं। हाँ सर, बेसिकली ये जो मैं ये डॉक्यूमेंट है जो इसमें शुरू का जो टॉपिक है, मैं डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहा था, बेसिकली उसमें से कुछ आए थे ओके, जो कोई चीजें थी मसला ना, नहीं। ये शुरू ये उसमें से आया था। ये टॉपिक है हमारा जनाब, स्किल सेट, टीम अप्रेजल और रिसोर्स मैनेजमेंट आ रहा है, और फिर रिसोर्स असाइनमेंट, और इसी के अंदर वो लेकर आ रहा है अच्छा, कि जी हाँ, बिल्ड अ टीम ग्राउंड के रूट से बाद है पहले ये? आया था। जी हाँ, एक्चुअली व्हाटएवर इज गिवन इन दैट मटेरियल इज अवेलेबल ऑन स्लाइड्स, राइट? मैं वो स्लाइड को फिर रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। वो आप देख लीजिए, लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आता है वो एक दो बार फिर दोहराएं जरा क्वेश्चन को, मैं कोशिश करता हूँ उसको असिमुलेट करने की। सर ये है जो डिलीवरेबल की डिलीवरेबल्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, डिलीवरेबल एग्रीमेंट, ओके, ये डिलीवरेबल तो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का वर्ड क्योंकि हाँ, देखें, एग्रीमेंट का ये वर्ड उस सेंस में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की सेंस में नहीं है, ये इस सेंस राइट में राइट है एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड योरसेल्फ, कि जनाब ये चीज जो हमने कहा ना, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एक एग्रीमेंट हमारा होना चाहिए कि ये हम दोनों एक ही बात समझ गए हैं, दोनों पार्टीज एक ही पेज पर हैं। अच्छा, उसमें वो कहते हैं ना, राइट, आपको पता होगा कि कस्टमर जो चाहता है वो बता नहीं सकता, और जो बताता है वो आप बनाते नहीं है। सुना हुआ है ना ये बात आपने? जो, बिल्कुल एग्री जो कस्टमर एग्री। के दिल में है वो उसको बयान नहीं कर पाता, और जो कुछ बयान कर पाता है उसको आप समझ नहीं पाते, और जो बना के देते हैं वो उससे भी कमतर होता है और वो नाराज रहता है। अब इस गैप को हमने दूर करना है। पहली बात तो ये, जो कस्टमर नहीं बता पा रहा, तो आपको यहां ठंड नहीं रखनी चाहिए कि चूंकि कस्टमर नहीं बताया तो मुझे क्या तकलीफ है, ऐसे नहीं करना। बल्कि आपने कस्टमर के पास जाना है और उससे वजाहत मांगनी है, उसको एजुकेट करना है, कहीं आपका ये मतलब तो नहीं है, क्या ये तो नहीं आप चाहते, मतलब यू आर ट्राइंग टू, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एलिसिटेशन, आप रिक्वायरमेंट्स उससे एलिसिट कर रहे हैं, मतलब उसके जहन के अंदर जो चीज छुपी हुई है उसको भी खुरच के निकाल रहे हैं। और जब वो आप उस चीज को बाहर ले आते हैं और कस्टमर के सामने रखते हैं, तो फिर हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि अच्छा जी ये रिक्वायरमेंट अब ऐसे होगी। अब इसके ऊपर मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी क्या है, उसके दिल में क्या है, बाहर क्या है, वो सब चीजें जब एक हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड
हमारा रिक्वायरमेंट पे एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स पे एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमारा कस्टमर ट्रांसपेरेंटली जानता है कि हम क्या समझे और वो क्या कह रहा था, और अल्टीमेटली वो सब कुछ बैकलॉग में है और उसको नजर आ रहा है, उसको दिख रहा है कि ये है मेरी रिक्वायरमेंट। और फिर जब मैंने उनको शॉर्ट भी कर दिया, ऑर्डर में भी कर लिया, वैल्यू ऑर्डर में कर दिया, तो वो भी उसका उससे भी एग्रीमेंट होना लाजमी है कि ये चीज कस्टमर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए थोड़ी होगी, कस्टमर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रही है, तो वो आइटम्स ऊपर ले जाए जाएं। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। एज सच चार्टर नहीं है इसका मतलब। आप कह इनफॉर्मली कह सकते हैं, कहना चाहें तो। मिसाल के तौर पे जब टीम गैदर होती है तो टीम जब अपने आपस में किस तरह हमने ऑपरेट करना है उसके रूल्स इस्टेब्लिश कर लेती है, तो उसको कहा जाता है वर्किंग एग्रीमेंट, या टीम चार्टर भी कहा जाता है उसको। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है। तो एक एग्रीमेंट तो टीम का अपना अंदरूनी है कि हम किस तरह काम करना पसंद करेंगे, और एक एग्रीमेंट हमारा कस्टमर के साथ है ऑन ऑल द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड देयर वैल्यू। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट सर, गॉट इट। और सऊजान साहब, आपकी तरफ से कोई और क्वेश्चन? बेशक पिछली चीजों में से पूछ लें। नहीं सर, कोई इस तरह ऐसा नहीं। ओके, मैं जरा एक नजर डालूं कि ये जो चीज इसमें आपने क्या क्या कुछ पढ़ा होगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आती है। ये सब कुछ जो है ना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक लफ्ज लिखा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनमें से किसी बातों में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको ये सब कुछ तो पढ़ना ही है, और जब आप इनको ज्यादा तफसील से पढ़ेंगे तो बेशक आपको मजीद क्वेश्चंस भी ज़हन में आएंगे। ये टीम ग्राउंड रूल्स राइट जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, ये टीम ग्राउंड रूल्स हैं, ये दूसरा बी टॉपिक है। और इसमें आप देखें वही जो मैंने बात आपसे कही है, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द टीम। टीम आपस में कैसे बिहेव करेगी, टीम आपस में अपना ताल्लुक कैसे बनाएगी। आपको इस बात का पता है ना कि टीम जो है जब ग्रुप की जाती है तो वो 5 स्टेजेस से गुजरती है। पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग, दूसरी स्टेज होती है स्टॉर्मिंग। जब टीम को फॉर्म किया जाता है तो वो बिल्कुल नए होते हैं, एक दूसरे को शायद ना जानते हो, तो वो बड़े कूल होते हैं उस वक्त। लेकिन जब उनको इकट्ठे बैठा दिया जाता है तो वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि कौन कितना ताकतवर है, मैं किससे कौन क्या ज्यादा जानता है, कौन कम जानता है। तो हम हर एक का फटा होता है कि ये मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। तो ये स्टॉर्मिंग का फेज होता है। इसके बाद लोग नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं, वो अपनी अपनी जगह जब पहचान लेते हैं उसे कहते हैं नॉर्मिंग। और ओनली आफ्टर यू हैव बीन नॉर्मलाइज, द टीम हैज बीन नॉर्मलाइज, मतलब ये वो जगह है नॉर्मिंग जहां पर वो अपने रूल्स, ग्राउंड रूल्स टीम अपने अंदर डिफाइन कर लेती है, और फिर परफॉर्मेंस जब देनी होती है तो परफॉर्मेंस के दौरान उस पर वो अमल करते हैं। ठीक है जी। और जब काम खत्म हो जाए तो फिर एडजॉर्निंग, आखिरी 5वां फेज आ जाता है, तो वो है। तो ये जो ग्राउंड रूल एस्टेब्लिश होते हैं ये नॉर्मली नॉर्मलाइजिंग के वक्त पैदा होते हैं। जी जनाब, और कुछ? ये टीम चार्टर का जिक्र आया हुआ है यहाँ पर। टीम चार्टर ये डिलीवरेबल है, और ये टीम चार्टर वही वर्किंग एग्रीमेंट है जो टीम खुद से आपस में एक रूल एस्टेब्लिश करती है, ये वो टीम चार्टर है। इसके अंदर वो टीम नॉर्म्स एस्टेब्लिश करते हैं और वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। ये आ गया जी। फिर कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप देखें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टीम नॉर्म्स के ऊपर एक स्लाइड है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट पे है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे है, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो है। तो मतलब ईच वन ऑफ दीज स्लाइड्स इज वर्थ इट। आप भले इन चीजों को एक दफा फिर रिव्यू कर लीजिएगा अगली क्लास में, अगर कोई फिर भी इन पिछली चीजों में से या पहले 3-4 जो टास्क हैं इनमें से भी कोई अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो ले लेंगे। लेकिन अगली क्लास में आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव हर्ड द होल मॉड्यूल 1 एंड रेड इट थ्रू। कम से कम अपनी स्टडी गाइड से आपने पूरा रीड किया होगा। एंड प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस, एंड दोज क्वेश्चंस शुड बी काइंड ऑफ, आप उनको लिख लिया करें क्वेश्चंस को, और साथ उसका रेफरेंस लिख लिया करें कि
कौन सा पेज स्लाइड का है या अगर वो स्टडी गाइड जो है उसका पेज है तो वो भी पेज बता दिया करें मुझे कि कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती राइट हैं जो ऑफ द हैंड ज़हन में नहीं आ रही होती। राइट राइट एग्री। चले जी, मेरा ख्याल है कि और तो कोई एज सच देयर इज नो न्यू असाइनमेंट। द लास्ट असाइनमेंट स्टैंड्स गुड। मॉड्यूल 1 ही कंप्लीट करना है आपने और इसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे। अगली क्लास के बाद हम मॉड्यूल 1 को क्लोज कर देंगे और फिर मैं आपको मॉड्यूल 1 का एग्जाम भी रिलीज कर दूंगा। मीनवाइल अगर आपने जो पहले एग्जाम दिया है उसको आप रिफाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बी माई गेस्ट, उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। एक आपको मैंने शुरू में एग्जाम दिया था प्री असेसमेंट एवेल्युएशन जो थी, भले उसको भी बार बार असेस करें। दिस इज ऑलवेज गुड। जितने क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं आप उन सबको मास्टर कर लें और देख लें कि यार कहाँ कहाँ मैं गलती करता हूँ, और वो खास तौर पे वो गलतियां लिख लें ताकि ये गलती वो आप कभी भी ना दोबारा दोहराएं। एग्री सर, बिल्कुल। ये बहुत एक्सीलेंट टिप है और क्योंकि रिपीटेटिवली जब आप करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाती है। बिल्कुल। और खास करके जो मिस्टेक्स होती है ना वो मैं बल्कि ये जब सर जो दूसरी असाइनमेंट आपने दी है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनका रेफरेंस क्लिक करके मेरे माइंड में फौरन, तो इसीलिए मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। राइट। आप यकीन करें मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ DSSM के एग्जाम के लिए, सीनियर स्क्रम मास्टर डिसिप्लिन एजाइल का। उसका मैं यही करता हूँ, मैं उसका क्वेश्चन करता हूँ। जब पहली दफा करता हूँ तो फर्ज करें 60 या 70% नंबर आ गए, मैं फौरन जब दोबारा करता हूँ तो 100% नंबर आ जाते। तो मतलब आपको समझ आ जाती है मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। चलें जी, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सिर्फ 2 ही लोग रह गए और उम्मीद है कि कंटिन्यू हम करेंगे इसी तरीके के साथ और चलेंगे। अदनान को आना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ बिजी हो गए। एनीवेज जी, थैंक यू एंड टेक केयर और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच सर, सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़, टेक केयर।